नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस स्पेसिफिक वीडियो में हम जिन 3 टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है समायोजन, कुंठा और द्वंद्व। समायोजन जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट, कुंठा जिसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है और द्वंद्व जिसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ये 3 प्रकार की मनोस्थितियां हैं और आइए इन्हीं की बात करते हैं आज की इस कक्षा में। सबसे पहले हम बात करते हैं समायोजन की, जिसे एडजस्टमेंट कहा जाता है। समायोजन को मनोवैज्ञानिक और भी जब हम हिंदी भाषा में बात करते हो तो कुछ नामों से पुकारते हैं, जिसमें एक नाम है व्यवस्थापन, एक नाम है समंजन, ये सब समायोजन के ही नाम है। एक है अनुकूलन। तो आखिर समायोजन है क्या? तो पहले मैं समायोजन का एक तरह से संधि विच्छेद करने की कोशिश करता हूं और वहां से हम इसके मनोवैज्ञानिक तथ्य तक निकलेंगे। समायोजन मतलब सम धन आयोजन। सम यानी अच्छा और आयोजन यानी कि व्यवस्था। साथियों, कभी हमने ये जानने की या सोचने की, आपने कभी इस बात के ऊपर विचार करने की कोशिश की कि एक मनुष्य क्यों बाकी संसार के सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य सोच सकता है और सोच सकता है, इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को व्यवस्थित रख सकता है। और क्योंकि मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को व्यवस्थित रख सकता है, तो ये व्यक्ति की जो अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में व्यवस्थित रखने की जो खूबी है, यही खूबी समायोजन कहलाती है। मतलब यह है साथियों कि हम एक मनुष्य के रूप में मान लीजिए रह रहे हैं, तो हम अनेक प्रकार के वातावरणों से घिरे हुए हैं, मानसिक, बौद्धिक, भौतिक, और इन वातावरणों में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। अब ये परिवर्तन, इससे पहले कि हमें परेशान करें, हम अपने आप को अगर इन परिवर्तनों के अनुरूप ढाल लें तो यही क्या है? समायोजन है। माने सर्दी आ गई तो आपने स्वेटर पहननी शुरू कर दी, क्यों? समायोजन है। आप वातावरण को, आप मौसम को तो नहीं बदल सकते, तो आपने अपने आप में बदलाव कर लिया। गर्मी आ गई तो आप हाफ स्लीव्स की शर्ट, टी शर्ट और ये सब पहनने लग गए। यहां पर मुझे एक बड़े प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं हर्षवर्धन जैन साहब, उनका एक बड़ा वायरल वीडियो है, उसका एक डायलॉग याद आता है कि वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पूरे शहर में, पूरे नगर में, पूरे देश में, धरती पर सब जगह कालीन बिछा दो। क्यों? क्योंकि मेरे पांव पर कांटे नहीं चुभने चाहिए। अरे चप्पल ही पहन ले बावड़ा, तेरा पांव में कांटा नहीं चुभना चाहिए तो चप्पल ही पहन ले। अब पूरे धरती पर कालीन बिछाना ज्यादा आसान है या खुद का चप्पल पहनकर घूमना ज्यादा आसान है? यह समायोजन है। तो समायोजन को अगर मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं तो समायोजन, व्यवस्थापन, अनुकूलन, समंजन, ये कुछ और नहीं है बल्कि इस बात को समझाना है, सामंजस्य भी इसको कई बार लोग कहते हैं, ये इस बात की पुष्टि करना है कि किस विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार की स्थितियों में एक व्यक्ति किस प्रकार से अपना आचरण करता है या किस प्रकार से अपने आप को उस परिस्थिति के अनुरूप ढालता है, किस प्रकार से उस परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालता है, यही समायोजन है। अब समायोजन को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, जिनको पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें चीजें और बेहतर हो जाएं हमारे लिए। सबसे पहले एल.एस. शेफर साहब की परिभाषा है, जो कहते हैं कि समायोजन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो आपको यह पॉइंट क्लियर हुआ? कोई भी जीवधारी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं से संबंधित परिस्थितियों में
एक प्रकार का संतुलन बनाए रखता है। ये संतुलन बनाए रखना, ये परिस्थिति में हुए बदलाव के चलते अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेना, यही क्या है? समायोजन है। फिर बात करते हैं गेट्स, जर्शील्ड और अन्य की परिभाषा। समायोजन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, गेट्स, जर्शील्ड और अन्य कहते हैं, जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन करता है, एक व्यक्ति अपने व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन करता है कि उसे स्वयं तथा अपने वातावरण के बीच और अधिक मधुर संबंध स्थापित करने में मदद मिले। भाई बदलाव हुआ है वातावरण में, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को अगर ढाल रहे हो तो क्या कर रहे हो? समायोजित कर रहे हो, ताकि आप उस वातावरण के साथ एडजस्ट होने पर और बेहतर संबंध स्थापित कर पाओ और बेहतर अनुक्रिया कर पाओ उस वातावरण के साथ। फिर वॉन हेलर का एक स्टेटमेंट है, ये वही है जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल भी आपको दिया था, कि हम समायोजन शब्द को अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवित रखने के लिए वैसे ही प्रयोग में ला सकते हैं जैसे जीव शास्त्री अनुकूलन या अडेप्टेशन शब्द का प्रयोग किसी जीव को शारीरिक या भौतिक दृष्टि से जीवित रखने के लिए करते हैं। जैसे जीव शास्त्री शारीरिक रूप से जीवित रखने के लिए जिस शब्द का या जिस प्राकृतिक क्रिया का प्रयोग करते हैं, अडेप्टेशन, अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं को जीवित रखने के लिए हम वैसी ही एक क्रिया का प्रयोग करते हैं और उसको कहते हैं समायोजन। ये वही बात है, मान लो कड़कड़ाती ठिठुरती ठंड है, मौसम बदल गया, तापमान बहुत कम हो गया, अब मैं स्वेटर नहीं पहनूं, मैंने कहा नहीं मैं तो भैया टी शर्ट में आधी बाहों की मैं घूमूंगा क्योंकि मैं गर्मियों में वैसे ही घूमता था। तो क्या होगा? ये बदलता हुआ मौसम मुझे बख्श थोड़ी देगा, ये बदलता हुआ मौसम मुझे भी अपनी चपेट में ले लेगा। तो यहां पर क्या है, वॉन हेलर यही कहते हैं कि जैसे भौतिक परिवेश में, भौतिक पर्यावरण में कोई बदलाव होता है और हम अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं, समायोजन वही है कि मनोवैज्ञानिक रूप से किसी बदलाव या किसी परिस्थिति में या किसी आवश्यकता में आए हुए अंतर परिवर्तन के कारण हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित करते हैं उसके अनुरूप। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट आता है प्यारे विद्यार्थियों कि एक समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं क्या है, एक वेल एडजस्टेड व्यक्ति की क्या विशेषताएं होगी? वेल एडजस्टेड व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो उस प्रश्न की प्रकृति ऐसी होगी कि एक समायोजित व्यक्ति में क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। कुछ महत्वपूर्ण गुण मैंने लिख दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण गुण आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे, तो आपको इनको बस एक बार की देख लेना है, याद कर लेना है। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो उनको कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस या कोई चीज रट के इनके उत्तर नहीं दिए जा सकते। इनको अगर हम अपनी नॉर्मल दुनिया के साथ या नॉर्मल जीवन के साथ अगर इनको सोचें, खुद के बारे में सोचें, तो ऐसे क्वेश्चनों का आप कॉमन सेंस के जरिए भी उत्तर दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले हैं। इस टॉपिक में आज की वीडियो में हम ज्यादातर जो चीजें देखेंगे वो उनका जवाब हम कॉमन सेंस के जरिए दे सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समायोजित व्यक्ति की विशेषताओं में बात करते हैं कि इस व्यक्ति को अपने पर्यावरण और परिस्थिति का ज्ञान भी होता है और उसके अनुकूल वह आचरण भी करता है। उसको अपनी परिस्थिति का भी ज्ञान है और उसके अनुकूल आचरण भी करता है। अब मैं बैठा बैठा सोचने लगूं कि अरे यार मैं तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, तो मुझे अपनी वास्तविकता पता है कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं जा सकता या मैं कभी भी कुछ इस तरह के कार्य नहीं कर सकता। या मैं बैठा बैठा सोचने लग जाऊं कि नीरज चोपड़ा तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत गए, मैं क्यों नहीं ओलंपिक में खेल पाया। मुझे अपनी वास्तविकता पता है और मुझे उसी के अनुकूल रहकर या उसी के अनुसार अपने आप को तैयार करना है, वैसे कार्य करने हैं। तो एक समायोजित व्यक्ति जो भी होगा, आप भी अगर समायोजित हैं, आपके आसपास के लोग भी समायोजित हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी ऐसे फॉल्स विचारों में नहीं खोके जिएगा कि यार ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। उसे अपनी परिस्थिति का भी ज्ञान है और उस परिस्थिति के अनुकूल वो आचरण भी करता है। स्वेटर वाला उदाहरण सबसे बढ़िया। सर्दी बढ़ती उसे ज्ञान है कि मुझे स्वेटर, जैकेट, जर्किन या कुछ इस तरह की गर्म कपड़ों को पहनना पड़ेगा और उसका आचरण भी फिर उसी के अनुकूल हो जाता है। नंबर 1, समायोजित व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से समायोजित है। क्योंकि जिस समायोजित व्यक्ति का हम जिस समायोजन के बारे में हम अच्छी व्यवस्था बोल रहे हैं,
तो व्यवस्था शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, संवेगात्मक भी हो सकती है, नैतिक भी हो सकती है। तो यहां पर व्यक्ति किस प्रकार से व्यवस्थापन करे और उसके व्यवस्थापन में उसके विकास के या फिर उसके बॉडी के कौन से पार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, तो समायोजित व्यक्ति हर प्रकार से अपने आप को समायोजित रखता है। शारीरिक, माफ कीजिएगा, समायोजित व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत उसे संतुष्टि होती है। वो संतुष्ट रहता है, उसे पता है कि मैं अगर कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार प्राप्त करेंगे, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार प्राप्त करेंगे। तो समायोजित व्यक्ति, पहली बात तो उसके अंदर आत्मसंतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन का भाव होता है, वो इस तरह से परेशान नहीं होता। और दूसरी चीज समायोजित व्यक्ति के बारे में कि उसमें आत्मविश्वास भी होता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, कॉन्फिडेंट होता है एक समायोजित व्यक्ति। कई बार ऐसा होता है ना, परीक्षा के 1 महीने पहले परेशान हो जाते हैं, अरे सर अब क्या होगा, इतना टॉपिक, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, यहां कर लिया यहां कर लिया, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो वहां पर आपका आत्मविश्वास जो है वो थोड़ा सा डगमगाने लगता है कि इतने सालों की, इतने महीनों की तैयारी है, अब क्या होगा। लेकिन अगर आप समायोजित हैं तो आप अपने आप को उसी वक्त काम डाउन करने की कोशिश करते हैं कि काम डाउन, डोंट पैनिक, सब अच्छा होगा, मैंने मेहनत करी है, मुझे उसका जरूर अच्छा परिणाम मेरा परमेश्वर देगा। आत्मविश्वास, ऐसे व्यक्ति में हमेशा धैर्य होगा और सहनशीलता का भाव होगा। क्योंकि अचानक से परिस्थिति में कोई बदलाव आया और आप भी उस बदलाव के आने के कारण परेशान हो गए, तो फिर काहे की सहनशीलता, काहे का समायोजन। अगर समायोजन है तो अगर आपके बाहरी आवरण में, बाहरी परिस्थिति में, भौतिक परिवेश में, आत्मिक परिवेश में, मनोवैज्ञानिक परिवेश में किसी भी किस्म का परिवर्तन होता है, तो आप भी उस परिवर्तन के अनुसरण में अपने आप को सहनशील रखते हुए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति परिस्थिति में बदलाव के कारण अपने आप को ढाल रहा है, परिस्थिति में बदलाव आता है तो स्वयं को बदल रहा है, तो क्या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हम एक दृढ़ व्यक्तित्व, एक कठोर व्यक्तित्व कहेंगे या लचीला व्यक्तित्व कहेंगे? हम ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कहेंगे लचीला, कि ऐसा व्यक्ति लचीले व्यक्तित्व का है, जैसी परिस्थिति उसी के अनुसार ढल जाता है। एक बोतल में रखे हुए पानी की तरह है, एक मर्तबान में रखे हुए जल की तरह है, कि जिस भी आकार में ढालो उसी आकार में ढल जाता है। एक समायोजित व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसका व्यक्तित्व लचीला होता है, लचीलापन होगा उसके व्यक्तित्व में। संघर्ष की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि परिस्थिति में बदलाव से वो हार नहीं रहा है, आत्मविश्वास है उसके अंदर, संतुलित है, एकीकृत है और समन्वित व्यक्तित्व है उसका। समायोजित व्यक्ति की सबसे बड़ी खास बात दिनचर्या नियमित होती है। समायोजित व्यक्ति की एक और खास बात कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता है। परिस्थिति में बदलाव आया है तो परेशान नहीं हो रहा है, वो निर्णय ले रहा है उस वक्त कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरे लिए सही है, क्या उपाय या क्या कार्य मुझे करना चाहिए और क्या कार्य या क्या उपाय करके मैं अपने आप को पुनः समायोजित कर सकता हूं, ऐसा निर्णय वो व्यक्ति ले सकता है। वो व्यक्ति, अगर परिस्थिति में बदलाव आया और वो बदलाव प्रतिकूल है, उसके फायदे का नहीं है, नुकसान का है, तब भी खुशी खुशी, हंसी खुशी उस वास्तविकता को, उस बदलाव को स्वीकार करेगा। अब आप कहीं एग्जाम में फेल होकर आ गए, फ्रस्ट्रेशन हो, बॉस ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया और घर पे जाकर अपने घर वालों से लड़ रहे हो, पत्नी से लड़ रहे हो, बच्चों से लड़ रहे हो, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बेइज्जती या फिर अपनी असफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। यही तो हो रहा है, माफ कीजिएगा। आप उस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो और इसीलिए आप कुसमायोजित हो जाते हो। तो ये कुछ कारण हैं हमने देखे कि एक समायोजित व्यक्ति में क्या क्या इनमें से मौजूद रहता है, एक समायोजित व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बात करते हैं एक कुसमायोजित व्यक्ति की, एक मॉल एडजस्टेड व्यक्ति की।
एक ऐसा व्यक्ति जो समायोजित नहीं है, अगर वो समायोजित नहीं है तो उसके अंदर क्या क्या भाव होंगे? सबसे पहले तो साहब कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, चिड़चिड़ा होता है ऐसा व्यक्ति, छोटी सी बात पर चिंगरा जाता है, ऐसे कैसे हो गया, मुझे कैसे कह दिया, ये क्यों कह दिया, ये क्यों होता है, ये होता है क्या, वो होता है क्या। तो कुंठा होती है उसमें, भगनाशा होती है उसमें, फ्रस्ट्रेशन होती है। समायोजित व्यक्ति में धैर्य होता है तो कुसमायोजित व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है। समायोजित व्यक्ति पर्यावरण में अगर बदलाव हो रहा है तो उसके साथ अनुकूलन करने में, व्यवस्थापन करने में, सामंजस्य बिठाने में सक्षम है। ये कुसमायोजित व्यक्ति अनुकूलन में असक्षम है। समायोजित व्यक्ति की एक और खास बात होगी कि उसके अंदर चिंता, तनाव, अवसाद जैसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन एक कुसमायोजित व्यक्ति जो होगा उसमें चिंता, अवसाद, ये सारी चीजें भी होती हैं। समायोजित व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित नहीं होगा, कुसमायोजित व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित होगा। समायोजित व्यक्ति का मन अनिश्चित होगा, पल में कुछ और सोचेगा, पल में कुछ और सोचेगा, अस्थिर दिमाग का होगा। अपन कहते ना यार इसका दिमाग अस्थिर है, अभी तो कह रहा था मैं ये करूंगा, अभी कह रहा है मैं वो करूंगा, अभी कह रहा है मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगा, अभी कह रहा है मैं सेकंड ग्रेड की करूंगा, अभी कह रहा है आरएस की करूंगा, कभी कह रहा है पटवार की करूंगा। तो अस्थिर दिमाग का होगा। कौन? कुसमायोजित। समायोजित व्यक्ति को पता है, आप में से भी कई बच्चे आते हैं ना कि साहब हम कौन सी एग्जाम की तैयारी करें, हम सेकंड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल है, हम फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एलिजिबल है, हमें बताओ, हमें गाइड करो। तो इसका मतलब वो अभी निर्णय नहीं ले पा रहे, वो अभी अनिश्चित है उनका मन। जिस दिन वो समायोजित हो जाएंगे उनको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। घृणा, द्वेष व बदले की भावना। मान लो आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आप जैसे को तैसा जैसी प्रवृत्ति रखोगे या फिर किसी व्यक्ति का नुकसान करने की भावना रखोगे। तो इस व्यक्ति में, किसमें? एक कुसमायोजित व्यक्ति में घृणा और बदले की भावना होगी। अनिश्चित मन है, अस्थिर बुद्धि है, तो वो संवेगात्मक रूप से भी अस्थिर होगा और अपरिपक्व होता है, असंतुष्ट होता है, असंतुलित भी होता है। अब कई चीजें ऐसी है जो लिखी हुई नहीं है लेकिन आपको अंडरस्टूड है कि कुसमायोजित है यानी कि असंतुलित होगा। कुसमायोजित व्यक्ति क्या लोगों के साथ बेहतरीन संबंध स्थापित कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कॉमन सेंस के जरिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको अपना किताबी ज्ञान का उपयोग नहीं करना है, आपको अपने निजी जीवन का, सहज ज्ञान का उपयोग करके इन क्वेश्चनों को हल करना है कि एक समायोजित व्यक्ति में क्या चीजें हो सकती है, कुसमायोजित व्यक्ति के अंदर क्या चीजें हो सकती है। अब समायोजन करने के लिए व्यक्ति कई बार कुछ गतिविधियां करता है और उन गतिविधियों को हम कहते हैं समायोजन की युक्तियां। समायोजन की वो गतिविधियां, वो क्रियाएं जिनके जरिए एक व्यक्ति जब कुछ समायोजित हो जाता है तो उस तनाव को दूर करके अपने आप को पुनः समायोजित करने की कोशिश करता है। उसे समायोजन की युक्तियां कहते हैं। उसे कई पुस्तकों में अहम रक्षात्मक युक्तियां भी कहते हैं। तो ये अहम रक्षात्मक युक्तियां, ये समायोजन की युक्तियां, ये इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है महत्वपूर्ण समायोजन की युक्तियां, कौन सी इनमें प्रत्यक्ष युक्ति है, कौन सी इनमें अप्रत्यक्ष युक्ति है। ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समायोजन की युक्ति के बाद, समायोजन के बाद माफ कीजिएगा, कुंठा को जानने की कोशिश करते हैं। कुंठा जिसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन आइए समझते हैं। देखो साथियों, हम जब भी जीवन जीते हैं तो जीवन है तो इसमें तकलीफें भी होंगी, जीवन है तो इसमें परेशानी भी होगी, जीवन है तो इसमें कठिनाइयां भी होंगी। अगर हमारे सामने कोई समस्या, कोई बाधा, कोई प्रश्न, कोई कठिनाई आती है तो या तो हम उससे पार हो जाएंगे या हम पार नहीं हो पाएंगे। दो ही चीजें हो सकती है। तो जब किसी परिस्थिति के सामने आने पर व्यक्ति उस परिस्थिति का हल नहीं ढूंढ पाए, व्यक्ति असफल हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, तब उसमें जो अनुभूति जन्म लेती है वो अनुभूति कुंठा कहलाती है।
तो वैज्ञानिकों के, माफ कीजिएगा, मनोवैज्ञानिकों के कहने पर हम कुंठा को क्या कह सकते हैं कि यह एक तीव्र अनुभूति है। कैसी अनुभूति है भाई? तीव्र अनुभूति है जो असफल अथवा असंतुष्ट होने पर, असफल अथवा असंतुष्ट होने पर दृष्टिगत होती है। एक ऐसी अनुभूति जो असंतुष्ट होने पर या असफल होने पर नजर आए, वो क्या होगी? कुंठा। परस्पर विरोधी कोई समस्या आ गई और उसका सामना कर नहीं पा रहे हो, या सामना करने के बाद आप असफल हो गए, तो आपके अंदर जो एक फीलिंग आ रही है ना कि क्या कर जाऊं, ये जो फीलिंग है ये कुंठा है, ये गुस्सा है, अंदर की एक अनुभूति है कि यार मैं असफल क्यों गया, मैं क्या करूं। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन ही क्या कहलाती है? कुंठा कहलाती है। कई बार इसको भगनाशा भी कह देते हैं, कई पाठ्य पुस्तकों में इसे भगनाशा शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अब आइए कुंठा से जुड़े हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन देख लेते हैं। सिंपल सी बात, हमने एक साधारण सहज भाषा में इसे समझा, अब इसे मनोवैज्ञानिकों के कथन के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले कैरोल साहब का कथन है। कैरोल साहब कहते हैं कि देखो भाई, कुंठा को किसी भी अभिप्रेरक की संतुष्टि में आने वाली बाधा के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति, परिस्थिति के रूप में जाना जा सकता है। कोई अभिप्रेरक था, उसकी संतुष्टि आप चाहते थे करना, और उसमें एक बाधा आ गई। अब उसके कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो क्या है? कुंठा है। इस फ्रस्ट्रेशन को बड़े सरल से, सहज से भाव से हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, आपने सोचा चलो खाना बनाते हैं, आपने खाना बनाने की कोशिश करी और अचानक से सिलेंडर जो है वो खत्म हो गया। अब जो एक तरह की 1 मिनट के लिए ही चाहे सही, ठीक है, 2-1 मिनट बाद तो आप सोच लोगे कि चलो सिलेंडर है, कहीं और से ले आते हैं, बाजार से खा लेते हैं, लेकिन वो एकदम 1 सेकंड जैसे ही सिलेंडर बंद हुआ और वो 1 मिनट जो एक तीव्र अनुभूति आई ना कि यार ये क्या है, यार ये वो हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। या फिर कई बार कोई हो सकता है, आप शब्द का भी प्रयोग कर लो आप अपने आप से बात करते वक्त, तो ये क्या है? कुंठा है कि किसी अभिप्रेरक की संतुष्टि में बाधा। अभिप्रेरक, भूख एक तरह का अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, उसकी संतुष्टि में आप भोजन प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे, बाधा आई और फल स्वरूप उसमें जो परिस्थिति जो उत्पन्न हुई वो एक तरह की कुंठा है। गुड कहते हैं कुंठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव से है। जो इमोशनल टेंशन हमें होती है वो इमोशनल टेंशन ही क्या है? कुंठा है। कॉलसेनिक कहते हैं कि कुंठा से अभिप्राय व्यक्ति विशेष की उस अनुभूति से है जो उसे अपनी उस आवश्यकता की संतुष्टि या लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधा या प्रतिरोध के फल स्वरूप होती है, जिसे वे अपने लिए काफी महत्वपूर्ण मानते हैं या वह महत्वपूर्ण मानता है। मान लो आप जॉब करना चाहते हैं और आप परीक्षा की पहले भी तैयारी कर चुके हैं, असफल हो गए, रिजल्ट आ गया और कोई आपसे पूछेगा भाई फेल हो गया है, चिढ़ाने के लिए, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ भी, तो अंदर से जो एक तरह का तनाव उत्पन्न होगा ना कि यार क्या कर जाऊं, या तो इसका सिर फोड़ दूं या अपना सिर फोड़ लूं, ये जो फीलिंग होगी ये एक तरह की कुंठा है, ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है कि यार अब मैं इस गुस्से को या इस पीड़ा को किसके साथ साझा करूं, यही कुंठा है। तो क्या है? आवश्यकता की संतुष्टि या लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधा या प्रतिरोध के फल स्वरूप होती है और इससे वो सबसे महत्वपूर्ण मानता है। फिर यहां पर आते हैं बार्ने और लेहनर का कथन। कुंठा से आशय व्यक्ति विशेष की अपनी किसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति में मिलने वाली विफलता से है, जो उसकी स्वयं की या बाहरी बाधाओं द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्राप्त होती है। उसकी खुद की परिस्थितियां, खुद से जनरेट हो सकती है वो परिस्थितियां, या बाहर से कोई परिस्थितियां जनरेट हो गई। एन एल मन क्या कहते हैं? कुंठा किसी भी प्राणी की उस अवस्था की द्योतक है जो किसी अभिप्रेरणात्मक व्यवहार की संतुष्टि के असाध्य और असंभव हो जाने के फलस्वरूप पैदा
होती है, पैदा होती है। ठीक है, समझ रहे हो? क्या है जो किसी भी अभिप्रेरणात्मक व्यवहार की संतुष्टि के असाध्य एवं असंभव हो जाने के फलस्वरूप पैदा होती है? क्या? कुंठा। तो कुंठा यहां पर आपको क्लियर हुई, कुंठा से जुड़े हुए कुछ तथ्य। कुंठा के कारण जानने बहुत जरूरी है कि वो क्या कारण है जिनसे फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो सकती है। आइए 5-7 कुछ छोटे छोटे कारण हैं, आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भौतिक कारण है। कई बार भौतिक पर्यावरण में कुछ इस तरह की चीजें होती है जिनके कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और विफल हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात, आप सभी में से ज्यादातर विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश के हैं। एक किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल को उगाए और अचानक अतिवृष्टि, बारिश के चलते उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाए, उस किसान के दिल पर क्या गुजरेगी आप सभी समझ सकते हैं। हम सभी राजस्थान की उस माटी से आते हैं जहां पर पानी के अभाव के बावजूद किसान अपने खून पसीने से इस जमीन को सींचकर फसल पैदा करते हैं। मैं उन्हें सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जब एक किसान के उस खेत में बारिश आ जाएगी तो उसको जो लक्ष्य वो प्राप्त करना चाहता था, जो कार्य वो कर रहा था, जिसे वो महत्वपूर्ण मान रहा था, अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, अब वहां विफलता आई तो कैसा तनाव उसके मन में होगा। आप स्वयं महसूस कीजिए जब आपके साथ ऐसा होता है तो कैसा तनाव है। तो भौतिक कारकों से, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पर्यावरणीय जितने भी कारक हैं, भौतिक पर्यावरणीय कारक जो हैं, बाढ़, सूखा, बारिश, इनकी वजह से जब कई बार हम असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो वो कुंठा का कारण बनते हैं। कई बार कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं। व्यक्तिगत कारक कैसे? मान लीजिए मुझे ऐसा लगने लग जाए कि यार मैं तो बड़ा सांवला हूं, मैं तो काला हूं, मैं तो मेरे दोस्तों के पास क्या बैठूं, मैं तो गोरा ही नहीं हूं। तो उस कमी, मैंने उसे कमी मान लिया। हालांकि कोई भी व्यक्ति गोरा काला कुछ भी हो, शक्ल से, रंग रूप से, कभी भी व्यक्ति का कैरेक्टर, उसका जो चरित्र है वो जज नहीं होता, उसके विचार उसे बड़ा बनाते हैं। लेकिन हमारा समाज ऐसा ही है। तो कई बार ऐसे व्यक्तिगत कारक जैसे नाटापन, रंग, दिव्यांग होना, इन सब के कारण भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस सब के कारण उसे लगता है कि कोई चीज वो महत्वपूर्ण था, उसे उसके लिए महत्वपूर्ण थी कोई वस्तु, और वो उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है अपनी इन शारीरिक असक्षमताओं के चलते। कई बार सामाजिक कारक भी व्यक्ति की कुंठा का कारण बनते हैं, जैसे कि रीति रिवाज। रीति रिवाज, परंपराएं, कई ऐसे रीति रिवाज है, कई ऐसे परंपराएं हैं। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो प्रेम विवाह करना चाहता हो, अपने माँ बाप के पास जाके बोले और माता पिता बोले कि नहीं, छोड़ दे उस लड़की को, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, समाज के बाहर थोड़ी शादी करेंगे, नहीं तो घर से बाहर बेदखल कर देंगे। कई जगह तो बहुत ज्यादा जघन्य अपराध की भी, ऑनर किलिंग की भी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये जो रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, मान्यताएं, कई बार ये भी व्यक्ति के लिए एक बड़ी कुंठा का कारण बनती हैं। आप समझ रहे हैं? मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। ये सारे उदाहरण आपको आपके नोट्स में लिखे हुए मिलेंगे, तो आपको उसको लेकर परेशान होने की 1% भी जरूरत नहीं है। आर्थिक कारण, पैसा, रुपया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के इस आर्थिक युग में व्यक्ति के पास चाहे कुछ और होना हो, पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसों के अभाव में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाता। बहुत से विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे जो कहते हैं कि साहब हम ना अमेरिका जाके पढ़ना चाहते थे, या हम शहर में जाके पढ़ना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वालों के पास पैसे ही नहीं है। तो उस क्षण फिर तो आपने चलो अपने आप को समायोजित कर लिया होगा, लेकिन एक बार तो शुरुआत में, प्रारंभ में जब बाधा आई होगी तो कुंठा या फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुई होगी ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना एक होनहार विद्यार्थी हूं, क्यों ईश्वर मेरे साथ इतना मेरी परीक्षा ले रहे हो। नैतिक मानक, ये बड़ा मजेदार कारक है। कई बार व्यक्ति की नैतिकता इतनी ऊपर उठ जाती है कि उसके कारण उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। यह सबसे जबरदस्त कारक है, नैतिकता। मान लो आप 10 लोग एक कक्षा में बैठ के और कोई एग्जाम दे रहे हो टेस्ट सीरीज का,
या अपने कोई कोचिंग का, या कुछ भी मान लो पेपर दे रहे हो। अब उस परीक्षा में जो 10 लोग एग्जाम दे रहे थे उसमें एक आप हो जिसके नैतिक मानक इतने स्ट्रांग है कि नहीं मैं तो चीटिंग करूंगा ही नहीं, और बाकी के जो 9 लोग है ना वो मस्त एकदम चीटिंग कर रहे हैं। अब ये जो 9 लोग है ना, इनके सबके 100 में से किसी के 90 नंबर आते हैं, किसी के 98, किसी के 96, ये वो ऐसे कुछ। आप मेहनत और नैतिकता में यकीन रखते थे, आपके नंबर आते हैं 4700 में से, और बाकी सबके इतने। अब टीचर आपको फटकारना शुरू करे, बोले शर्म नहीं आती, पढ़ते क्यों नहीं हो, या आपको खुद को ही लगे कि यार क्या करूं इस झूठी नैतिकता का जिसके कारण मैं इस टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पाया, बाकी सब लोगों को, बाकी सब साथियों की इज्जत हो रही है, उनका सम्मान हो रहा है, और मेरे साथ देखो क्या हो रहा है। तो नैतिक मानक भी कई बार व्यक्ति अपने इतने ऊंचे स्थापित कर लेता है कि जिसके कारण उसके अंदर कुंठा आ जाती है। कई बार व्यक्ति की परिस्थितियां, दशाएं, उसकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सब चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिसके चलते उसको कुंठा आ जाती है। आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लगातार इतने समय तक तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी अनाउंस नहीं हो रही होती है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम जो है वो आगे खिसक जाती है, कोई छात्र नेता जो है या फिर छात्रों का कोई दल है वो आंदोलन कर देता है, कई बार चुनावों के चक्कर में खिसक जाती है, कई बार कोई कोर्ट का कोई उसके ऊपर केस अटक जाता है। तो परिस्थितियां भी व्यक्ति को कुंठित कर देती हैं, फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, उसके अंदर एक तरह की भगनाशा उत्पन्न करती हैं। कई बार व्यक्ति असंगत आवश्यकताएं और लक्ष्य बना लेता है, ऐसे आवश्यकता, ऐसे लक्ष्य जो पूरे ही नहीं हो सकते। अब मैं मान लीजिए इस उम्र में ये सोचूं कि मुझे तो दौड़ना है 100 मीटर और मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, अब इस अवस्था में क्या मैं अपने आप को एक बेहतरीन धावक के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो यहां पर अगर मैं ऐसी असंगत आवश्यकता या ऐसे असंगत लक्ष्य बना लूंगा तो उनकी प्राप्ति नहीं होगी, और उनकी प्राप्ति नहीं होने पर मुझे कुंठा का सामना करना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा। यही कुंठा है। ठीक है साथियों, यहां पर हमने कुंठा को भी समझा। अब आइए आगे बात करते हैं और तीसरे सेक्शन की बात करते हैं, और वो है द्वंद्व। द्वंद्व जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है साथियों? बड़ा सरल सा बिंदु है। कई बार एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने एक से अधिक परिस्थितियां आती हैं, जिसे अपन कहते हैं ना, इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई, इस तरह से। और हमें इन परिस्थितियों के सामने, जब हमारे सामने ये परिस्थितियां आ गई, तो इन परिस्थितियों के सामने कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना होता है, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं कि किसको पकड़ें और किसको छोड़ें। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दो विरोधी या दो समान परिस्थितियों में आप किसे चुने किसे नहीं चुने, इस बात का लेकर जो संशय है, यही संशय क्या होता है साथियों? कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व होता है। आइए अब इसके ऊपर सामान्य कुछ बिंदु जान लेते हैं। यह एक पीड़ादायक, संवेगात्मक अवस्था है जो एक दूसरे की परस्पर विरोधी अथवा काटने वाली इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के फलस्वरूप दृष्टिगत होता है या होती है।
दृष्टिगत होती है। यह द्वंद्व है। एक जैसी अवस्थाएं आ जाए जो एक दूसरे को काट रही हैं, ये पकड़ लूं या ये पकड़ लूं, ये चुन लूं या ये चुन लूं, इस चीज में ज्यादा फायदा है या इस चीज में ज्यादा फायदा है, इसमें नुकसान है या इसमें कम नुकसान है, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जब चीजों के सामने होता है तो उसे द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कथन जान लेते हैं। आइए, सबसे पहला कथन है डगलस और हॉलैंड का। एक ऐसी पीड़ादायक संवेगात्मक अवस्था जो एक दूसरे को काटने वाली और विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव के कारण अस्तित्व में आती है। वही बात जो अभी अभी हमने लिखी है। बार्ने लेहनर क्या कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को तनाव की वो अवस्था मानते हैं जो व्यक्ति विशेष में उपस्थित दो या दो से अधिक, यहां ध्यान से सुनना, आपको लगता होगा हम जब कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ते हैं तो दो ही इच्छाएं होती हैं, नहीं, दो कॉन्फ्लिक्ट में दो से अधिक इच्छाएं भी हो सकती हैं, विरोधी इच्छाओं के फलस्वरूप प्रकाश में आती है। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ये कहते हैं द्वंद्व एक ऐसी स्थिति या अवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक उन विरोधी व्यवहार चेष्टाओं का अवतरण होता है जिनकी एक साथ पूरी तरह से संतुष्टि संभव नहीं है। यानी दो या दो से अधिक ऐसे व्यवहार एक साथ आते हैं जिनको आप एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकते। एक को प्राप्ति करने के लिए, एक को पाने के लिए दूसरे को त्यागना ही पड़ेगा। इसी का नाम द्वंद्व है या इसी का नाम जिंदगी है। अब आइए द्वंद्व के जो तीन प्रकार हैं महत्वपूर्ण, उनको जान लेते हैं। पहला है ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व, दूसरा है परिहार परिहार द्वंद्व और तीसरा है ग्राह्य परिहार द्वंद्व। द्वंद्व से अगर प्रश्न आ सकता है तो आप इस खंड में हम जो पढ़ेंगे उसी कॉन्सेप्ट से आ सकता है कि ये जो द्वंद्व के तीन प्रकार हैं ये कैसे होते हैं, कि व्यक्ति कब ये सोचता है कि कोई चीज ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व है, परिहार परिहार है या ग्राह्य परिहार है। तो अब आइए इनको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राह्य ग्राह्य अंतर्द्वंद्व की या द्वंद्व की, जिसको हम कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा द्वंद्व जहां दोनों परिस्थितियां आपके सामने जो आई हैं, इन दोनों परिस्थितियों का प्रभाव आप पर अनुकूल पड़ रहा हो, सकारात्मक पड़ रहा हो और आप दोनों को ही प्राप्त करना चाहो। जब व्यक्ति के समक्ष आई दोनों परिस्थितियां उसके अनुकूल हो, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों अनुकूल यानी कि दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, यहां पर बात दोनों पॉजिटिव की हो रही है। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि प्यारे मित्र, आपका जो सिलेक्शन है, आपने दो बड़ी एग्जाम दी थी, आपने दो मान लो बैंक की एग्जाम दी थी, तो आपका मान लीजिए एसबीआई में भी सिलेक्शन हो गया और मान लो बीओबी में भी सिलेक्शन हो गया या मान लो पीएनबी में भी सिलेक्शन हो गया। मतलब दो बड़ी बैंकों में एक साथ नौकरी के ऑफर लेटर आ गए। अब आप सोच रहे हो कि इनमें से किसको चुने, इनमें से किस परिस्थिति को चुने, इनमें से किस चीज को ग्रहण करें। तो ये क्या है, ये एक तरह का ऐसा द्वंद्व है जिसमें आप दोनों ही चीजों को चाहो। मान लो आपको कहे कि एक बढ़िया प्राइवेट नौकरी या फिर एक बढ़िया सरकारी नौकरी यहां पर लग रही है भारत में, और एक आपको विदेश में एक बड़ी प्राइवेट नौकरी का ऑफर पैकेज मिल रहा हो एक साथ। तो सरकारी नौकरी और विदेश में एक नौकरी, विदेशी नौकरी, कुछ भी कह सकते हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार इन दोनों में से किस चीज को चुने, किस चीज को प्राप्त करें। तो ये कैसा द्वंद्व है, अनुकूल द्वंद्व, ग्राह्य ग्राह्य, दोनों को आप अप्रोच करना चाहो, दोनों को आप ग्रहण करना चाहो। दूसरे द्वंद्व पर आते हैं, परिहार परिहार, अवॉइडेंस अवॉइडेंस
कॉन्फ्लिक्ट। दोनों ही चीजों को आप त्यागना चाहो, आपको दोनों ही परिस्थितियां अनुकूल लग रही हैं, आपको दोनों ही परिस्थितियां अनुकूल लग रही हैं, आप दोनों को ही प्राप्त नहीं करना चाहो, तो अब क्या होगा? जब सामने आई दोनों परिस्थितियां व्यक्ति के प्रतिकूल हो, माफ कीजिएगा, सामने आई दोनों परिस्थितियां व्यक्ति के प्रतिकूल हो, यानी वो दोनों को ही त्यागना चाहे कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए, लेकिन चुनाव तो मुश्किल है। जैसे मान लो एक व्यक्ति को उसके माँ बाप ने कहा कि चल इंजीनियरिंग करने जा, दूसरे शहर में पढ़ने जा। अब उसका इंजीनियरिंग में बिल्कुल मन नहीं है, उसका इंजीनियरिंग में बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन उसे पता है कि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी वो नहीं कर सकता। वो ये भी नहीं चाहता कि वो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे। मां चाहती है, पिताजी चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने, और मैं ये भी चाहता हूं कि मैं इंजीनियरिंग ना करूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि यार मम्मी पापा की बात को आप नकार नहीं सकते, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो यहां पर जो द्वंद्व आ रहा है वो द्वंद्व कैसा है? वो ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व नहीं है, वो परिहार परिहार द्वंद्व है, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं? इधर गिरे तो कुआं बोलते हैं ना, इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। ये कौन सा द्वंद्व है? ये परिहार परिहार अंतर द्वंद्व है। अब तीसरा द्वंद्व, ये सिंपल है, एक तरफ दोनों ही नहीं चाहता था, एक तरफ दोनों ही चीजें चाहता था। अब जो द्वंद्व आ रहा है वो कौन सा द्वंद्व है? अप्रोच अवॉइडेंस। कौन सा द्वंद्व है? अप्रोच अवॉइडेंस। कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसको क्या कहोगे? प्लस माइनस या माइनस प्लस, कुछ भी कह दो, ठीक है। एक चीज पाना चाहता है और एक चीज के लिए प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है, ठीक है। जब सामने आई जब सामने आई दो परिस्थितियों में या दो से अधिक परिस्थितियों में एक अनुकूल हो और एक प्रतिकूल। याद करो मैंने अभी इंजीनियरिंग वाला क्या एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे को माँ बाप ने कहा इंजीनियरिंग कर ले, वो मना कर रहा है, भाई मेरा मन नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता है कि माँ बाप को अगर उसने ये कह दिया कि मेरा मन नहीं है तो वो दुखी हो जाएंगे, मैं उनको भी दुखी नहीं करना चाहता, यानी दोनों ही चीजें वो नहीं चाहता। इसी जैसा एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति जो है उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और उसके साथ वो प्रेम विवाह करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है, यानी एक परिस्थिति तो ऐसी है जो उसके लिए अनुकूल है, यानी वो चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि जिस दिन माँ बाप को इसके बारे में बताएंगे तो माँ बाप नाराज हो जाएंगे, हो सकता है माँ बाप दुखी हो जाएं, हो सकता है माँ बाप घर से बाहर निकाल जाएं, तकलीफ में हो, परेशान हो जाएं, मुझे कुछ भला बुरा कह दें, तो वो ये भी नहीं चाहता कि माँ बाप दुखी हो, यानी वो प्रेम विवाह करना चाहता भी है और मां बाप को दुखी भी नहीं करना चाहता। तो इस परिस्थिति में एक चीज वो एक्सेप्ट करना चाहता है और दूसरी चीज से दूर भागना चाहता है। ये क्या है? ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद्व है। ये कौन सा अंतर्द्वंद्व है? ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद्व है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो एक उदाहरण से कि एक व्यक्ति को कहा गया कि भाई तेरी जो है जॉब लग गई है अमेरिका में,
यूएसए में जॉब लगी है और तुझे अगले 3 साल तक यूएसए जाना है, बड़े पैकेज पे तेरी नौकरी लगी, तो वो बड़ा खुश है कि अरे क्या बात है, यूएसए में जॉब लग रही है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि यार 3 साल घर से दूर रहना पड़ेगा। तो वो नहीं चाहता कि वो 3 साल घर से दूर रहे। तो एक तरफ एक ऐसी चीज, ऐसी परिस्थिति है जिसको वो पाना चाहता है, और एक ऐसी परिस्थिति है जिससे वो दूर जाना चाहता है। मतलब वो ये नहीं चाहता कि वो घर से दूर जाए, वो ये नहीं चाहता कि घर से दूर जाए। तो ये जो पीड़ा है, ये जो नहीं चाहना है और एक ये जो चीज चाहना है, यही क्या है? ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद्व है। ग्राह्य परिहार अंतर्द्वंद्व है। ठीक है, तो यहां पर द्वंद्व के हमने प्रकार देखे। अब आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में, इस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। सबसे पहले हमने समायोजन, जिसे व्यवस्थापन, समंजन, अनुकूलन, सामंजस्य के नाम से हम जानते हैं। ये क्या होता है? ये परिस्थिति में हुए बदलाव से व्यक्ति कैसे अपने आप को ढालता है, उसके अनुरूप कैसे तैयार करता है, यही समायोजन है। इसको लेकर हमने मनोवैज्ञानिकों के कथन भी देखे कि एलन शेफर क्या कहते हैं, गेट्स क्या कहते हैं, वॉन हेलर क्या कहते हैं। समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं क्या है? पर्यावरण परिस्थिति का ज्ञान, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक समायोजन, स्थिरता, आत्मविश्वास, धैर्य, सहनशीलता, व्यवहार का लचीलापन, संघर्षशील संतुलित जीवन, नियमित दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता, वास्तविकता को स्वीकार करना। कुछ समायोजित व्यक्ति के लक्षण है: कुंठा, भग्नाशा, धैर्य की कमी, पर्यावरण के साथ अनुकूलन में असक्षमता, भावनात्मक मनोग्रंथि, हीन भावना, अनिश्चित मन, घृणा, द्वेष, संवेगात्मक रूप से अस्थिरता। उसके बाद हमने कुंठा को जाना कि एक ऐसी तीव्र अनुभूति जो असफल या असंतुष्ट होने पर दृष्टिगत होती हो। तो कैरोल कहते हैं कि ये किसी अभिप्रेरक की संतुष्टि में आने वाली बाधा के फलस्वरूप दिखाई देती है। गुड का कुछ ऐसा कहना है। हमने कुंठा के कारण जानने की कोशिश करी: भौतिक कारण, व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, नैतिक मानक, परिस्थितियां एवं दशाएं, असंगत आवश्यकता और लक्ष्य। फिर हमने द्वंद्व को जाना कि 2 या 2 से अधिक परिस्थितियां व्यक्ति के सामने ऐसी आ जाएं कि वो एक निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस करे, क्योंकि कोई चीज उसको अपनी तरफ खींच रही है, कोई चीज उसको अपनी तरफ से दूर भगा रही है, वो ये नहीं सोच पा रहा कि इनमें से किसको प्राप्त करें। तो ये द्वंद्व है। द्वंद्व मुख्यतः इसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक कथन देखे और फिर हमने 3 प्रकार के द्वंद्व जानने की कोशिश करी: ग्राह्य ग्राहक द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व और ग्राह्य परिहार द्वंद्व। जब व्यक्ति के सामने दोनों परिस्थितियां अनुकूल हो, आई दोनों परिस्थितियां प्रतिकूल हो, और सामने आई दोनों परिस्थितियों में एक अनुकूल हो और एक प्रतिकूल। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का जवाब देने की। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।